Hello and welcome to our channel from CA आदित्य चौधरी क्लासेस। पिछले चैप्टर में आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा आपने कवरेज कर लिया होगा और जैसा कि मैंने बताया था सेकंड चैप्टर अपना रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस लेक्चर में हम देखने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको पूरा के पूरा जो भी मैं फेस टू फेस क्लासेस में कंटेंट फॉलो करता था वही कंटेंट ला कर दूं। इवन मैं बताऊं मेरा एनर्जी लेवल, ठीक है, मेरा समझाने का कम्युनिकेशन लेवल कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ फेस टू फेस क्लासेस से भी बेहतर रखूं। आपको बस इतना करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ जितने भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें, सो दैट मेरा एक बेसिक पर्पज जो है वो अचीव हो पाए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो पाए। तो प्लीज मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करें ताकि लगभग लगभग स्टूडेंट मेरे इस पर्पस को अचीव कर पाए। ठीक है, बीएसटी में अगर बीएसटी और इको जैसे पेपर में आपको 95 प्लस स्कोर करना है, देन मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स पे टारगेट होना चाहिए, कम से कम 4 बार आपको रिवीजन होना चाहिए, शॉर्ट नोट आपने बनाना है और उसके बाद आपका टॉपिक कवरेज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बताऊं, आपका पहला 2 स्टेप तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाने वाला वो मैंने आपको यहीं पे कवर कर दिया। अब आपको कोई भी कहीं भी जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने फॉलो करना है जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं वहां का केस स्टडी, और आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका आधा काम कर दिया। सिंपली आपको क्या करना है, पहली बार ये वीडियो अच्छे से देखो, जो भी ये 2020 है उसके बाद आप रिवीजन कर रहे हो, आपने क्या करना है, बिजनेस स्टडीज के लिए कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियोस को पहली बार नॉर्मल देखें, दूसरी बार आपकी एफिशिएंसी के बेसिस पे आप 1.25 और 1.5 प्लेबैक स्पीड पे इसको कनेक्ट करके और उसके बाद आप देखें। ठीक है, मैं आपको बताऊं, उसके बाद आपको केस स्टडीज आपने कर लिया, दैट्स ऑल, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और आपको बताऊं, अगर आपके पास पूरा 1 साल का ही टाइम है, आपके पास अगर 8 महीने 10 महीने का टाइम है, तो आपने एक बार सिर्फ नहीं देखना, 2 बार सिर्फ नहीं देखना, आपने कम से कम ये वीडियो 4 बार देखनी है और केस स्टडीज आपको करना है। श्योर शॉर्ट आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, बिलीव मी। ठीक है, ये मैं पूरा क्लास का ही ऑथेंटिक नोट्स दे रहा हूँ, कोई भी बुक ऐसा नहीं कि मैंने बुक उठाया और आपको बस समझा दिया कि ये थ्योरी रीड कर दिया मैंने, ठीक है ये टॉपिक हो गया। मैंने पूरा का पूरा आपको शॉर्ट नोट्स जो भी मैं क्लास में फॉलो करवाता था, जो भी कीवर्ड्स फॉलो करता था, पूरा एज इट इज लाकर मटेरियल यहाँ पे रखा है। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Only one request before starting the class, please share this video as much as possible so that maximum of the student of class 12 can score 95 plus in their business studies examination. देखो, इस चैप्टर का एक बार हम लोग इंडेक्स देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। किसी भी चैप्टर को अगर आपको समझना हो तो सबसे बेहतर तरीका उसका होता है कि आप उसके इंडेक्स को समझें कि उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में देखो, आपको सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। दूसरा आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन, 3 टाइप ऑफ डिसीजन आपको पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तीनों में सेम क्वेश्चन है, ये होता क्या है एंड इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग, होता क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पर फिर भी पढ़ेंगे हम। एंड फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। लास्ट टॉपिक ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इस चैप्टर को आपको इतने बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा, बस आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड ही पूरा फाइनेंस है। ठीक है, आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना हो देन आप मुझे टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं 9873585012। अगर कोई भी स्टूडेंट सीए करना चाहता है, इन फ्यूचर सीएस करना चाहता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी ज्वाइन करना चाहता है, या तो ग्रेजुएशन की क्लासेस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड आपको बताऊं, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी। सिंपली अगर मैं बोलूं मेरे घर के लिए मुझे पैसा चाहिए तो दैट इज हाउस होल्ड फाइनेंस, अगर बिजनेस के लिए मुझे पैसा चाहिए दैट इज बिजनेस फाइनेंस।
बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए मुझे पैसा चाहिए तो उसको बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है, अब बिजनेस फाइनेंस के डिसीजन के समय अपने पास 3 डिसीजन होते हैं। एक होता है, बताओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन। सबसे फर्स्ट हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन। मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए इन्वेस्ट करता है इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। मिस्टर ए इन्वेस्ट करता है इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। अब रिलायंस लिमिटेड इन टर्न इसको डिविडेंड देगी। अब रिलायंस लिमिटेड के पास एक डिसीजन है कि मैं इसको डिविडेंड दूं या पैसा रिटेंड करूं। देखो ये फॉर्मेट समझो, अगर आप अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये चीज नॉलेज में होना चाहिए। सबसे पहले होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो नेट प्रॉफिट कमा रही है कोई भी बिजनेस, इसमें से सबसे फर्स्ट हिस्सा दिया जाता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का मतलब जब आपने डिवेंचर वगैरह से पैसा रेज किया है तो पहले उस पर लगने वाला ब्याज दो उसको। अब जो आता है प्रॉफिट, उसे बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहले दिया जाता है टैक्सेशन, गवर्नमेंट का पैसा। अब जो बचता है उसे बोला जाता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो पैसा है वो कंपनी को उस पैसे में से 2 डिसीजन लेना पड़ता है इस प्रॉफिट को बांटने के लिए। या तो मैं ये पैसा बांट दूं, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, या तो मैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर ना करके मैं क्या करूं इसको, कि इसको रिटेंड करूं। रिटेंड करूं मतलब अपनी कंपनी में ये पैसा रखूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे जहां इन्वेस्टमेंट लगेगा वहां पे इससे मैं इस पैसे को लगाकर और अर्निंग कर सकता हूं। तो अब देखो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डिविडेंड दूं या तो मैं पैसा रिटेन करूं। अब यही डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन, इसी को बोला जाता है whether the portion of the profit after tax should be distributed to the shareholder or it should be retained by the company for the further investment. That's all. आपको ये चीज समझ आ गया तो टॉपिक कुछ भी नहीं है, अगर नहीं आया दोबारा सुने इसको वापस। देखो डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट रिटेन्ड। ठीक है, इसको रिटेंड नहीं किया जाता है बट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। इससे क्या होता है, ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बढ़ जाता है। ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बढ़ जाता है। देखो आप डिविडेंड भी बांटोगे तो भी ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बढ़ेगा, और आप किसी रिटेंड करके उसको इन्वेस्ट और किसी अगर प्लांट वगैरह या तो कोई इन्वेस्टमेंट भी करोगे फिर अर्निंग बढ़ेगी, वो अर्निंग से भी शेयर होल्डर वेल्थ ही बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट एक ना अच्छा फाइनेंस मैनेजर का टारगेट होना चाहिए टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुने। डिविडेंड डिसीजन में आपको बैकग्राउंड का टॉपिक क्या बताया, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एंड नॉट रिटेन्ड बाय द कंपनी। इट विल मैक्सिमाइज द ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अब कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे ये पता चलता है मुझे हाई डिविडेंड देना चाहिए या लो डिविडेंड देना चाहिए, मुझे डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो ऐसे कुछ फैक्टर हम देखने जा रहे हैं जिससे ये पता चलेगा मुझे डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे फैक्टर आता है अर्निंग। सिंपली देखो, अगर कंपनी की, थोड़ा सा उसको साउंड कम करना, अगर कंपनी की अर्निंग जो है वो हाई है, और सिर्फ हाई होना जरूरी नहीं है कि कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, पता चलना चाहिए। अगर हाँ, अगर कंपनी की अर्निंग हाई है प्लस स्टेबल है, हाई मतलब कंपनी की अर्निंग ज्यादा है और हर साल स्टडी रेट ऑफ इनकम होता है, मतलब उसका लगभग लगभग इतना इनकम तो आना ही आना है, तो कंपनी को हाई रेट ऑफ डिविडेंड देना चाहिए। और अगर कंपनी की लो इनकम है या तो अनस्टेबल है, कभी हाई हो जाता है कभी लो, तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए या तो देना ही नहीं चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बता, जो आप रिटेंड करोगे पैसा उसको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी है तो आप ज्यादा रिटेंड करो, कम डिविडेंड दो। लेकिन अगर नहीं, आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अरे तो क्यों उसको रख के क्या करोगे, सिंपली उसको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशन आप देखो यहाँ पे लिखा है मैंने एडेक्वेट कैश, अगर आपके पास एडेक्वेट कैश, इतना तो एडेक्वेट कैश फ्लो रहता है, मतलब हमेशा इतना कुछ ना कुछ पैसा आपका इतना तो पड़ा है कि 6-8 महीने मिनिमम आपकी बिजनेस, वैसे 1 साल मिनिमम सरवाइव करती है। अगर किसी बिजनेस के पास इतना इतना कैश फ्लो पड़ा है कि 1 साल 2 साल एनफ सरवाइव कर सकती है, आप दो डिविडेंड। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप क्यों डिविडेंड दोगे। शेयर होल्डर प्रीफरेंस, 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक होते हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है लेकिन वो लो इन्वेस्टमेंट वाले हैं,
मतलब छोटे 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 शेयर होल्डर भरे पड़े। वैसे शेयर होल्डर ना एक्सपेक्ट करते हैं रेगुलर इनकम, वो ना ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो उनको आपको हाई रेट ऑफ, उनको एक स्टडी रेट ऑफ डिविडेंड, मिनिमम डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। अगर स्मॉल नंबर प्लस हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो कम है बट आपका ना इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा कर रखा है, मतलब उनका शेयर होल्डिंग बेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोग ना ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो उनको आप कम डिविडेंड या तो नहीं दोगे तो भी चलेगा। एक तो मैंने बताया अर्निंग आपकी हाई अर्निंग प्लस स्टडी है या नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है या नहीं है, कैश फ्लो अच्छी है खराब है, शेयर होल्डर कौन से है, शेयर होल्डर दो कैटेगरी वाले में से कौन से। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना तो डिविडेंड पे भी एक टैक्स लगता है, उसे बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर उस कंपनी पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हाई है तो उसको लो डिविडेंड देना चाहिए, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम है तो उसको हाई डिविडेंड देना चाहिए। बताओ, यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है लेस और नो, उसको ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि टैक्सेशन कम है। नेक्स्ट आ जाओ, लीगल कॉन्स्ट्रेंट। अगर मैं बात करूँ ना तो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ लिमिट दी है कि आप इतना डिविडेंड दे सकते हो, अगर आपको पिछले क्वार्टर्स में लॉस हुआ है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जब भी आप डिविडेंड अनाउंस करो तो कंपनीज एक्ट 2013 को जरूर फॉलो करना, इसको बोला जाता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, आपके जो मनी प्रोवाइडर हैं, आपके जो मनी लेंडर्स हैं जिससे आप पैसा ले रहे हो, तो लोन प्रोवाइडर के एग्रीमेंट को भी फॉलो कर लेना। लेट से आपने जिससे भी लोन लिया उस बैंक ने एक क्लॉज जोड़ा था आपके लोन में कि आप जब भी कोई डिविडेंड का पेमेंट करो, तो वो लोन प्रोवाइडर आपको लोन देने के पहले जिस भी बैंक से लिया उस क्लॉज में क्या लिख सकते हैं कि जब भी आप डिविडेंड पे करोगे उसके पहले आप मेरा इंटरेस्ट पे करोगे, या तो जब भी आप या तो आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते या तो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही दे सकते हो। तो उनके एग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट जो भी है उसको भी फॉलो करना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट विद द लोन प्रोवाइडर्स, तो पहला ये सारे आपने देखा, क्या क्या, एक अर्निंग देखा आपने, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखा आपने, कैश फ्लो पोजीशन देखा आपने, शेयर होल्डर प्रेफरेंस देखा, टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल कॉन्स्टेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। किसी को भी किसी भी पॉइंट में थोड़ा भी डाउट हो आप पीछे जाओ, उस पॉइंट को देखो ध्यान से, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, तुरंत क्लिक करेगा आपको एक बार पीछे जाकर और वापिस देखो उसको। अब आ जाओ, यहाँ पे अपना खत्म होता है डिविडेंड डिसीजन। दूसरा डिसीजन देखो, अब हम कवर करने जा रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिंग डिसीजन। ये रहा, देखो इसका पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो बैकग्राउंड में बताता हूँ हर एक टॉपिक में वो पहले समझो। यहाँ पे पब्लिक, यहाँ रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए चाहिए एक प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए। अब वो 1 करोड़ रुपए या तो वो डेट से यूज करेगी, डेट का मतलब क्या होता है कि डिवेंचर इशू करेगी पब्लिक को और पब्लिक से फंड रेज करेगी। तो डिवेंचर जस्ट लाइक बोरोइंग होता है, जस्ट लाइक लोन होता है कि आप लोन मांग रहे हो। और एक होता है इक्विटी शेयर इशू करेगी पब्लिक से, लेकिन इक्विटी शेयर इशू करने पे इसके ओनरशिप बेस बढ़ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर अगर आप किसी कंपनी के बनते हो मतलब आपके पास ओनरशिप आ गई, लेकिन अगर आप डिवेंचर होल्डर बनते हो तो सिंपली आपने उस कंपनी को लोन दिया है। अपने को कंपनी के पॉइंट ऑफ एंगल से सोचना है। अगर कंपनी ने डेट से पैसा उठाया दैट मीन सिंपली लोन लिया जिसपे उसको इंटरेस्ट हर महीने हर साल रिपे करना पड़ेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद उसको वो रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा। और अगर इक्विटी से लिया तो इक्विटी क्या होता है, सिर्फ आपने डिविडेंड देना है और जब कंपनी बंद होगी तभी इसके पेमेंट कैपिटल का रिपेमेंट करना है। डेट किसी भी कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की होता है इक्विटी की बजाय। डेट क्यों रिस्की होता है मैं समझाता हूँ। डेट क्यों रिस्की होता है, आप लॉजिक लगाओ। आपने किसी, आप एक कंपनी के ऑनर हो, लेट से मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्यों मैं रिलायंस लिमिटेड का एग्जांपल लूं, एक्स वाई जेड लिमिटेड का एग्जांपल मैंने लिया मान लो, और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डेट से पैसा उठाया 1 करोड़ रुपए और बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाया, सरवाइव नहीं कर पाया और वो पैसा डूब गया और वो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है।
तो डिवेंचर होल्डर्स के पास इतना पावर है, वो आपकी कंपनी को लिक्विडेशन करवा सकते हैं, मतलब बंद करवा सकते हैं। क्यों? अल्टीमेट आप उनके पैसे को यूज कर रहे हो, लोन का पैसा, ठीक है, तो आपकी कंपनी बंद हो जा सकती है। इससे बड़ा कोई रिस्क होगा क्या? इसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आपके पेपर में 1 मार्कर में आ सकता है कि फाइनेंशियल रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क? तो फाइनेंशियल रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है कि हो सकता है आप अपने इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर पाए, हो सकता है आप डिवेंचर होल्डर्स को रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ना कर पाए। फाइनेंशियल रिस्क इज अ रिस्क that company is not able to pay its interest amount to the debenture holder or its principal amount to the debenture holder after a certain period of time. ये फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो बताओ, डेट ज्यादा रिस्की है, इक्विटी ज्यादा रिस्की नहीं है? इक्विटी डेट के मुकाबले कम है, ये माइंड आपको फिट हो गया बिल्कुल माइंड में। लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ये दोनों बात आप ध्यान से सुन लो, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिस्क ऑफ डेट इज मोर देन रिस्क ऑफ इक्विटी, ठीक है। डेट, डेट क्या होता है? लेंडर अर्न अ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड एश्योर्ड रिपेमेंट। जो लेंडर है, जिसने आपको लोन दिया है, उसको प्रॉपर टाइम पे एक ब्याज फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है और एश्योर्ड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है। इंटरेस्ट किसी भी डेट पे टैक्स डिडक्टेबल बेनिफिट एंजॉय करता है। टैक्स डिडक्टेबल बेनिफिट का मतलब क्या होता है? तो देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा था ये फॉर्मेट ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीवीटी, टैक्स। जितना ज्यादा यहाँ इंटरेस्ट माइनस होगा उतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आएगा, और जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आएगा उतना टैक्स कम आएगा। मतलब इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना टैक्स कम लगेगा, इसीलिए बोला जाता है इंटरेस्ट को एक टैक्स डिडक्टेबल बेनिफिट मिलता है। इसकी वजह से इंटरेस्ट से टैक्स डिडक्टेबल बेनिफिट मिलता है। डेट मोर रिस्की फॉर बिजनेस। क्यों? यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क किसका? इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जिससे एनी डिफॉल्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ, इट विल लीड टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बंद भी हो सकती है। ये तो था एक अपना बैकग्राउंड टॉपिक। अब आ जाओ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। वो कौन से फैक्टर्स है जिससे आप ये डिसीजन लोगे एज अ फाइनेंस मैनेजर कि बताओ कि मैं डेट से पैसा रेज करूं या इक्विटी से रेज करूं, मैं डेट से पैसा रेज करूं या इक्विटी से रेज करूं। आ जाओ वो फैक्टर पढ़ते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये। पहला फैक्टर आता है कॉस्ट। पहला फैक्टर आता है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को सेलेक्ट करना चाहिए जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मतलब कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही होता है जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस किसी कंपनी को लाकर दे। रिस्क ऑफ डेट, दूसरा फैक्टर है रिस्क। रिस्क ऑफ डेट इज मोर देन द रिस्क ऑफ इक्विटी। तीसरा फैक्टर है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? किसी भी पैसे को फ्लोट करने में, इशू करने में कितना पैसा लग रहा है। तो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशूइंग द सिक्योरिटी, जैसे कि आपके पास ब्रोकरेज चार्जेस लग सकता है, अंडर राइटिंग फीस लग सकती है जो आप ब्रोकर्स को देते हो, अंडर राइटर को देते हो, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट जिसका होगा उतना ही वो लीस्ट अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस में आएगा, ठीक है। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर अट्रैक्टिव द फाइनेंस सोर्स। फोर्थ अपना है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, मतलब लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, कंपनी के पास पैसा ज्यादा पड़ा रहता है सरप्लस में, तो बताओ इसके पास इंटरेस्ट देने में कभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी डेट से भी पैसा यूज कर सकती है। तो अगर कंपनी की साउंड लिक्विड पोजीशन है देन इट कैन इजीली यूज डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस और पे कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन टाइम। अर्लियर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आप डेट से पैसा रेज करते हो तो आपको एक ना इंटरेस्ट लगता है जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आपको इस ब्याज के अलावा और जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितनी है, और क्या क्या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं इसके अलावा बताओ। सैलरी देने का खर्चा, रेंट देने का खर्चा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो गई, ये सारे हायर चार्जेस हो गया। ये खर्चे ऑलरेडी अगर आपका बर्डन बहुत ज्यादा है जो आप नहीं कर पा रहे मैनेज, तो बताओ एक नया बर्डन क्यों लेना चाहते हो ब्याज का। और अगर आपका अर्लियर बर्डन कम है तब आप ब्याज को देने के लिए फिर डिवेंचर लेकर भी सोर्स ऑफ फाइनेंस उसको बना सकते हो। बताओ, तो सिंपली क्या बोला, इफ बिजनेस हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, एग्जांपल बिल्डिंग रेंट, सैलरी, देन इट मस्ट रिड्यूस द फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन। क्यों एक नई बर्डन लेना चाहते हो, एंड नॉट यूज डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंट्रोल कंसिडरेशन नेक्स्ट फैक्टर आता है। अगर आपके शेयर होल्डर चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, जितना ज्यादा शेयर होल्डर आपके साथ जुड़ेंगे, जितना ज्यादा इक्विटी वाले जुड़ेंगे, उतनी ओनरशिप बढ़ेगी,
जितनी ओनरशिप बढ़ती है उतनी दखलंदाजी बिजनेस में बढ़ती है। आपका डिसीजन मेकिंग सबको पूछ कर लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर वो शेयर होल्डर चाहते हैं मेरी डिसीजन मेकिंग मेरे कंट्रोल मेरा कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, तो आप इक्विटी से नहीं रेज करो पैसा। और अगर आपको डर नहीं है कि मेरा कंट्रोल डाइल्यूट होने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, देन यू कैन ऑल्सो यूज इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। So if the existing shareholder want to retain complete management control, then raise finance through the debt. और अगर वो चाहते हैं डाइल्यूट हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, then they can also use equity as a source of finance. ठीक है, नेक्स्ट आओ, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर कैपिटल मार्केट बताओ, अगर कैपिटल मार्केट का डिप्रेशन का टाइम, अभी बताओ अभी स्टॉक मार्केट की हालत बहुत खराब है, अगर वो डिप्रेशन का टाइम होता है ना, तो इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं, आप खुद सोचो ना, पब्लिक के लिए, आपके लिए डिवेंचर रिस्की है ज्यादा, पब्लिक के लिए ज्यादा इक्विटी रिस्की हो जाता है। और अगर डिप्रेशन का टाइम है तो पब्लिक इक्विटी में काहे को इन्वेस्ट करेगी, और अगर इन्वेस्ट ही नहीं करेगी तो पैसा किससे रेज करोगे? तो सिंपली अगर डिप्रेशन का टाइम है, देन इशूइंग फाइनेंस बाय इक्विटी शेयर इज सो मच ऑफ डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये अपना कुछ फैक्टर थे जो क्या था कि डेट से पैसा रेज करूं या इक्विटी से। कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, अर्लियर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, कंट्रोल एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, रिवीजन मैक्सिमम एंड परफेक्ट। आप इस पॉइंट को बार 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 रिवाइज करें, पहले लॉजिक समझे देन रिवाइज करें। पहले लॉजिक आप समझ लो, उसके बाद एक जगह इन पॉइंट्स को लिख दो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और उस पॉइंट को रिकॉल करो। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा डिसीजन। देखो, आपने देखा था कितने टाइप ऑफ डिसीजन पढ़ने अपने को, 3 टाइप ऑफ डिसीजन, फाइनेंसिंग हो गया, डिविडेंड हो गया, अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस चैप्टर में 60-70% पोर्शन इसी तीनों टॉपिक पे ही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। कैपिटल बजटिंग का मतलब देखो क्या होता है, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं ना, जितनी भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो सभी आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, वो सभी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड क्या डिसीजन हो सकते हैं बता सकते हो? मैं ये मशीनरी खरीदूं या ना खरीदूं, मैं ये मशीनरी खरीदूं या पुराने मशीनरी को ही ठीक करवा लूं, मैं मशीनरी ए खरीदूं या मशीनरी बी खरीदूं, ऐसे कुछ डिसीजन को ही बोला जाता है कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ऐसे डिसीजन लेने के लिए ना, आगे जब आप चैप्टरों आगे अगर फाइनेंस में अपना करियर आप बनाना चाहते हैं, लेट से आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो वहां डिटेल्ड में आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, चैप्टर का नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो यहाँ पे अपने को बहुत बड़े कवरेज पे इसको नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने दिया है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, द डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। ये डिसीजन इतना जरूरी क्यों होता है? ये डिसीजन इसीलिए इतना जरूरी होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा फंड इसमें लगता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ये डिसीजन इरिवर्सिबल होता है, एक बार आपने ले लिया वापस नहीं ले सकते। ये नहीं सोच सकते कि यार मशीनरी ए नहीं मुझे बी खरीदना चाहिए, तो मशीनरी ए अभी छोड़ते हैं, नहीं चलेगा। इतना ज्यादा फंड होता है, ये आपकी लॉन्ग टर्म ऑफ ग्रोथ अर्निंग को प्रोस्पेक्ट्स को इफेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स को इफेक्ट करेगा। तो क्योंकि बताओ ये डिसीजन इतना जरूरी क्यों है? हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये डिसीजन इरिवर्सिबल होता है और आपकी लॉन्ग टर्म के ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो बताओ वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं? तो मैं बताऊं ना, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, तो वही कुछ टेक्निक का ही एक पार्ट यहाँ पे बताया गया आपको, लेकिन सभी टेक्निक डिस्कस करना पॉसिबल क्लास 12th में नहीं है, तो लास्ट में इन्होंने लिख दिया है एक पॉइंट, मैं बताता हूँ। पहला आ जाओ फैक्टर्स, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, और अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना करें। कैश फ्लो पॉजिटिव कब होगा? जब इनफ्लो जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा हो और आउटफ्लो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कम हो। तो अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है देन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, अगर नेगेटिव कैश फ्लो है देन रिजेक्ट करो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये पहला पॉइंट को एक बार और देखो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है तो पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो। अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो जिसकी कैश फ्लो ज्यादा है, हायर द कैश फ्लो, उसी को प्रेफर करो।
तो बताओ, इफ देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट देन पॉजिटिव कैश फ्लो, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट इफ हैविंग पॉजिटिव कैश फ्लो देन इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट। इफ देयर इज मोर देन वन प्रोजेक्ट देन आपको कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, देन बिजनेस हाउसेस शुड सेलेक्ट दैट प्रोजेक्ट हैविंग द हायर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। नेक्स्ट आओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिस प्रोजेक्ट में आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसको आप एक्सेप्ट करो। रिस्क इन्वॉल्व, लोअर रिस्क को बेटर प्रोजेक्ट कंसिडर्ड किया जाता है, लोअर रिस्क को बेटर प्रोजेक्ट कंसिडर्ड किया जाता है। उसके बाद लास्ट देखो, ये सारी चीजों को नहीं रख सकते थे आपके सामने, तो इन्होंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डिसीजन शुड बी बेस्ड लाइक पेबैक पीरियड मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, IRR टेक्निक टू बी स्टडीड इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। मैं आपको बताऊं, 3 टॉपिक आपने कर लिए, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 3 टॉपिक आपने खत्म कर लिया। अब हम चल रहे हैं ये वाले टॉपिक पे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो बताओ, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को आज समझो। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो। देखो, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फंड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑब्लिग एसेट्स। थोड़ा सा इसमें फास्ट चलूंगा क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, जो भी फिक्स्ड एसेट्स में आप पैसा लगा रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल है, और जो आप करंट एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आता है क्वेश्चन, बताओ कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैसे पता चलेगा कि बताओ मुझे कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है देन यू रिक्वायर्ड क्या, प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा चाहिए आपको। और अगर प्लांट एंड मशीनरी चाहिए तो हाई आपको क्या चाहिए, हाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी का सामान क्या होता है, सामान खरीदा, काम क्या होता है, सामान खरीदना बेचना, सामान खरीदना बेचना, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग है तो आपको कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चाहिए, अगर आप स्मॉल स्केल छोटे से स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपको कम चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है आप ऑटोमेटेड काम करते हैं, ज्यादा मशीनरी काम करते हैं, लेबर कम होता है आपके यहाँ, तो ऑब्वियसली आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, ज्यादा काम आपके हाथ से होता है मशीन से नहीं, तो लेबर ज्यादा रखना पड़ता है, मशीन नहीं, तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम फाइनेंस लीजिंग फैसिलिटी, अगर आपको फाइनेंस इजीली मिल जाता है, मान लो आपको एक प्लांट एंड मशीनरी लेना है, उसको खरीदने में आपको 20 लाख रुपए लगेगा, लेकिन अगर आपको इजीली इंस्टॉलमेंट पे वो मिल जाएगा तो अभी आपको पैसा चाहिए क्या, ज्यादा नहीं। तो अगर आपकी फाइनेंस अवेलेबिलिटी, मनी की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, लीज वगैरह पे, लोन वगैरह पे चीजें आसानी से मिल जाती है आपको एसेट, तो इजीली अवेलेबल है तो आपको कम चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपको ज्यादा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। क्यों, आपको पूरा पैसा एक लॉट में देकर खरीदना पड़ेगा वो चीज। नेक्स्ट देखो, लेवल ऑफ कोलेबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर। आपने अगर किसी और भी कंपनियों के साथ लेवल ऑफ कोलेबोरेशन कर रखा है, ज्वाइंट वेंचर, मिलकर आप काम करते हो, शेयरिंग बेसिस पे काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी नहीं चाहिए। कुछ प्लांट एंड मशीनरी मान लो अगर 40 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, तो 20 आप 20 उसने दे दिया, तो हो गया ना आधा आधा तुरंत। तो अगर आप शेयरिंग बेसिस पर काम करते हैं तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। इफ कंपनीज आर परफॉर्मिंग कोलेबोरेशंस, ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है, then company will need less fixed capital as because they can share the plant and machinery with their collaborators. But if a company prefer करती है as an independent unit में काम करूंगी, तो वहां आपको खुद अकेले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा। तो बताओ, पहला नेचर ऑफ बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। टेक्निक, आप लेबर इंटेंसिव फॉलो करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव फॉलो करते हैं। आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी इजीली मिलती है या नहीं मिलती, आपने लोगों के साथ कोलेबोरेशन में काम करते हो या इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम करते हो, दैट्स ऑल। आज फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट,
तो इसमें भी नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करते हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। क्यों? रॉ मटेरियल ही अल्टीमेटली एक फिनिश्ड गुड्स बनता है जाकर। तो रॉ मटेरियल आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, दैट मीन्स बताओ वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न में काम करते हैं तो आपको कम चाहिए। स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं देन वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे काम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सीजनल फैक्टर, ये ध्यान से सुनना, मैंने पूरी की पूरी यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, बाकी में जरूरत नहीं था पर यहाँ जरूरत है। कहता है सम गुड्स आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल जिनकी डिमांड होती है, बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी सीजनल डिमांड होती है, जैसे कि वुलन क्लॉथ, ये सिर्फ ठंड के सीजन में ही इसकी डिमांड होती है कि नहीं, उनके कपड़ों की डिमांड। गुड्स विच हैव यूनिफॉर्म डिमांड फॉर द होल ऑफ द ईयर, वैसे गुड्स जिसकी डिमांड सालों साल बनी रहती है, तो उनका प्रोडक्शन और सेल कॉन्टिन्यूअस रहता है। प्रोडक्शन हुआ, सामान बिक गया, पैसे आ गए, है कि नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है। बट ऐसे, इसीलिए ऐसे एंटरप्राइज को ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। क्यों? वो प्रोडक्ट बनाकर तुरंत बेचते हैं, पैसा आ जाता है। बट जिस कंपनीज में सीजनल फैक्टर है, जैसे वुलन क्लॉथ, उनका पूरे साल ज्यादा सेल नहीं होता, है कि नहीं। क्या है, सम गुड्स हैविंग सीजनल डिमांड बट द सेम आर प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईयर, लेकिन सामान का प्रोडक्शन पूरे साल चलता रहता है, तो उस प्रोडक्शन के लिए पैसा जो चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो बहुत बार पॉकेट से भी लगाना पड़ता है। तो बेहतर है आप वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करके रखें, है कि नहीं। बिकॉज देयर सप्लाई इज अवेलेबल रेडली व्हेन डिमांडेड, क्यों? उनको लगता है कभी भी लोग मांग सकते हैं यार, लेकिन डिमांड ज्यादा उनकी सीजनल होती है। तो सिंपली मैं एक लाइन में बोलूं, अगर आप सीजनल प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन और क्या कहते हैं आपका कंजप्शन दोनों पूरे साल चलता रहता है। फोर्थ आता है, बताओ अभी तक आपने देखा नेचर, वही पॉइंट है सेम, नेचर ऑफ बिजनेस पुराना फिक्स्ड कैपिटल वाला, स्केल ऑफ ऑपरेशन एक नया आया, सीजनल फैक्टर। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल जो आपका है वो फिनिश्ड गुड्स बनने में कितना वक्त लेता है। क्यों? अल्टीमेटली आप फिनिश्ड गुड्स ही बेचोगे और वहीं से आपका पैसा आएगा। तो भाई साहब अगर ये रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे ना, तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। क्यों? वो बिकेगा ही नहीं, तो पैसा लाओगे कहाँ से? और जब पैसा लाओगे नहीं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। मतलब अगर ये इसका गैप ज्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, साइकिल बिटवीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड्स, वो जो टाइम ले रहा है इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज द पीरियड बिटवीन रॉ मटेरियल कन्वर्जन प्रोसेस टू द फिनिश्ड गुड्स। बताओ, time involved in converting the raw material into finished goods, more production cycle, more working capital needed। जितना ज्यादा इसके बीच का गैप होगा उतना आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्रेडिट अलाउड, अगर आपके बिजनेस में क्रेडिट बहुत ज्यादा आप देते हो, लोगों को उधारी पे सामान बेचते हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगी, है कि नहीं। क्यों? आपके पास पैसा आ नहीं रहा सेल करने से ज्यादा। एंटरप्राइज विच सेल गुड्स ऑन कैश पेमेंट बेसिस, अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आपके गुड्स में जिसमें आप डील करते हो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसको फेस करने के लिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? आपके पास हमेशा फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल होनी चाहिए जिससे आप डिमांड पूरी कर पाए, ठीक है। हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीजेस द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इन ऑर्डर टू फेस द कंपटीशन, आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइसेस, आपको पहले से ज्यादा कैपिटल, इन सच अ सिचुएशन मोर कैपिटल नीडेड देन बिफोर। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रीवियस स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन जितना बढ़ता है उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? स्टॉक अभी का जितना पहले रखते थे इवन उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो आप वर्किंग कैपिटल रख के चलो। ये जनरल पॉइंट था। तो ये कुछ पॉइंट है, किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रहा हो फिर से मैं बोलूंगा वापिस जाओ और इसको एक बार ध्यान से देखो, आपको क्लिक करेगा तुरंत। क्यों? मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई फालतू की बकवास नहीं। अब यहाँ पे आपने टॉपिक कंप्लीट किया, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का टॉपिक। ये थर्ड का टॉपिक पूरा कंप्लीट है आपका। सिक्स, ये आपका कंट्रोल चार्ट है, ये बोर्ड जो देख रहे हो ना सामने, ये आपका कंट्रोल चार्ट होना चाहिए। थर्ड टॉपिक देख लिया, सिक्स टॉपिक देख लिया। ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में आपको मालूम पड़ गया क्या लिखना है, ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, और ऑपरेटिंग साइकिल से वर्किंग कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है, बस इतना लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाला पेपर में। अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर पे। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। कैपिटल स्ट्रक्चर
आपको कोई नया टॉपिक नहीं लगेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन है, आपने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो फाइनेंशियल डिसीजन आपने क्या देखा था, कितना डेट चाहिए और कितना इक्विटी चाहिए। आप जो पैसा रेज कर रहे हो आपको डेट से करना चाहिए इक्विटी से। अगर आप डेट से इक्विटी से कर रहे हो या दोनों मिलाकर कुछ कुछ पोर्शन कर रहे हो, इसी को ही बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर भी वही है कि आपके कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट मेक अप द फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन डेट और इक्विटी में होना चाहिए। इट रेफर्स टू मिक्स बिटवीन द ओनर्स फंड दैट मींस इक्विटी एंड बोरोड फंड दैट मींस डेट। तो इक्विटी और डेट का क्या बेस्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्या बेस्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। पहले हम डिस्कस कर चुके, कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी डिसीजन आप लोगे इससे आपकी फाइनेंशियल रिस्क भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेट होगा उतनी फाइनेंशियल रिस्क होगी, और फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क ऑफ रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट ऑन डेट। और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। ऑब्वियसली आप पैसा जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट करेगी। ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी ये होता है जिससे ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बढ़े। कोई भी फाइनेंस मैनेजर को कैसा डिसीजन लेना चाहिए कि डेट और इक्विटी का ऐसा मिक्स हो कि आपकी शेयर होल्डर की ओवरऑल वेल्थ बढ़े। इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही बोला है कि आपका बेसिक पर्पस क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी शुड बी यूज्ड। तो देखो मैंने क्या लिखा है, सेम फैक्टर्स एज डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल डिसीजन। खुश होना चाहिए हमें। क्या ये वही पॉइंट है सर? बिल्कुल ये वही पॉइंट है जो आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में देखे थे। कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, वही सारे पॉइंट है जो आपने वहां पे देखा था। तो ये तो आपका सेम हो गया। तो आप वही सारे पॉइंट डिस्कस करके चलोगे। तो देखो आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। आपने फिक्स्ड कैपिटल कर लिया, वर्किंग कैपिटल कर लिया, ऑपरेटिंग साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन नहीं आ रहा होगा, देखो स्क्रीन। तो आपका टॉपिक नंबर 3 पूरा हो गया, आपका 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर 5 भी हो गया। तो अपना मेन जो बचा है वो फाइनेंशियल प्लानिंग बचा है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, तो सिंपली नाम से पता चल रहा है पैसे के बारे में पहले प्लान कर लो, पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ को खर्च करना है, और ऐसे खर्च करो जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कम हो, है कि नहीं। मतलब पैसा सही जगह से लाना, इसके बारे में पहले से प्लानिंग करो, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। पैसा सही जगह को यूज करना, इसके बारे में पहले से प्लानिंग कर लो, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। पैसा अननेसेसरली मैं रेज नहीं करूंगा, अननेसेसरली मैं खर्च नहीं करूंगा, तो इसको भी फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर वही होता है जो इन चीजों को ध्यान से रख के दिमाग में एनालाइज करता है। अब पढ़ो, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस एंड प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट। किसी घर का बनाता है ना कोई भी, आप सिविल इंजीनियर्स जो भी होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। घर बनाने के पहले आर्किटेक्चर क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है उस घर का, कि कैसे 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 इसका ढांचा बनना है। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजर भी यही करता है, एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है इन रिस्पेक्ट टू क्वांटम ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, कितना फंड मुझे चाहिए, टाइमिंग व्हेन इट विल रिक्वायर, कब मुझे चाहिए, अलोंग विथ व्हाट शुड बी द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या मेरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इनको आप एडवांस में डिसाइड करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को ही बोला जाता है अपने को क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वही वाले पॉइंट जो ऊपर मैं बताया अभी। डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि आप देखो आपका फंड जब भी आप चाहो आपके पास अवेलेबल हो। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, आपकी फर्म अननेसेसरली फंड नहीं रेज कर रही है, जब जरूरत हो रहा हो तब रेज कर पा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, अननेसेसरली आप रेज नहीं कर रहे हो। तीसरा, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। और फोर्थ, जो आपने रेज कर लिया उसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो पहला क्या हो गया, जब चाहिए आपको फंड आना चाहिए। दूसरा, अननेसेसरली नहीं आना चाहिए।
तीसरा बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, चौथा आपने जो रेज किया उसको सही तरीके से यूज करो। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बताया था, मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बताओ क्या क्या, कौन कौन से। अब अच्छा, यहाँ से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग इतना ही है, फाइनेंशियल प्लानिंग यहीं पे आपका खत्म होता है, ऑब्जेक्टिव बोलो, इंपोर्टेंस बोलो, सब कुछ यही है। अब आपका अगर मैं कंट्रोल चार्ट पे जाऊं तो सब कुछ हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया, 6 7 3, अब बचा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग, तो स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए जो भी पैसा चाहिए, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ alternatives available to the business organization, and before selecting all that alternative एक बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये है साइन को ध्यान से देखते जाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट रेफर्स टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, सही तरीके से पैसे को लाना, पैसे को सही जगह पे यूज करना, अननेसेसरली पैसे को नहीं रेज करना, बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना। तो इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जो आपने रेज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में कितना कितना पैसा लगाना चाहिए, अननेसेसरली ना लगे और कम भी ना लगे, और अगर कुछ सरप्लस फंड बचता है तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, कैसे उसको यूज करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो यही सारे तो ऑब्जेक्टिव थे, एक्विजिशन सही तरीके से हो, यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, अननेसेसरली रेज ना करो, और जो सरप्लस फंड है उसको सही तरीके से डिस्पोज करो, डिस्पोजल उसका सही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, और क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एंड मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है छोटा सा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फाइनेंशियल लीवरेज। इन टॉपिक से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। लीवरेज का मतलब होता है रिस्क, ठीक है। लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला होता है डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी मतलब टोटल फंड आ गया, और डेट मतलब बोरोड फंड आ गया। तो द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मतलब जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट रिपेमेंट करना पड़ता है आपको, जैसे कि डेट हो गया, इंटरेस्ट आपको रिपेमेंट करना ही है, along with the equity capital, डेट और इक्विटी को मिक्स कर देना, इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल along with इक्विटी कैपिटल। अगर ये ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो तो इसको बोला जाता है आप फाइनेंशियल लीवरेज पे हो। फाइनेंशियल लीवरेज मींस डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, तो एक एग्जांपल देखो, आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझ आ जाएगा। अगर वैसे मैं बताऊं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है डेट पे पैसा उठाकर और प्रॉफिट कमाना, मतलब दूसरे के पैसे पे आप बिजनेस चला रहे हो, है कि नहीं। आप लोन पे, डेट पे बोरोड फंड उठाकर और बिजनेस चलाकर और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो देखो क्या होता है कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट इंक्रीज कर पा रहे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, डेट को रख के। देखो दो एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों को 10-10 लाख रुपए चाहिए। कंपनी ए ने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज किया, कोई लोन नहीं, कोई डिवेंचर नहीं। कंपनी बी ने 6 लाख रुपए का तो लोन ले लिया, ठीक है, मतलब बोरोइंग ले लिया, 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल, इस 6 लाख पे इसको 15% का ब्याज देना पड़ रहा है, तो दोनों ने 10-10 लाख रेज कर लिया। मान लो दोनों ना ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, याद है फॉर्मेट, ईबीआईटी 3 लाख और 3 लाख कमाते हैं। ईबीआईटी में मैंने बताया था पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, याद है ना, ये देखो फॉर्मेट आपका मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ, ये फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ईबीआईटी में पहले आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, इसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसको बताओ 6 लाख का 15%, 90,000 इंटरेस्ट लगेगा। 3 लाख में से 90,000, 2 लाख 10,000, और इसका 3 लाख माइनस 0, 3 लाख, ये हो गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे टैक्स देना है लेट से 50%, टैक्स का जो भी रेट हो, इसका 50% 1,50,000, इसका 50% 1,05,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,50,000 और इसका आ गया 1,05,000। बताओ अर्निंग पर शेयर, एक फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब हर इक्विटी शेयर पे इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहे हैं। बताओ इसका निकालना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000 है
और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10 लाख तो रुपए हैं, डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख नंबर ऑफ शेयर। तो आपका ईपीएस कितना आ गया, कैलकुलेट करके देखो। इसका ईपीएस 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो आपका आएगा समथिंग 1.5। आपका ईपीएस आएगा समथिंग 1.5। और इसका ईपीएस जब कैलकुलेट करोगे तो कम आएगा, क्यों, 1,05,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बताओ, 4 लाख रुपए डिवाइड बाय 100 करोगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 40,000। तो 1,05,000 डिवाइड बाय 40,000 करो, बताओ 1,05,000 डिवाइड बाय 40,000 करो, सॉरी, इसका कम आएगा ईपीएस और इसका ईपीएस ज्यादा आएगा। जिस कंपनी में डेट है उस कंपनी में ईपीएस ज्यादा आता है, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दूसरे के पैसे पे होली कोई और खेल रहा है। आपने 6 लाख का लोन उठाया, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लोन पे बिजनेस चल रहा है, शेयर होल्डर इधर मजे कर रहे हैं। आप कैलकुलेट करके देखो, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,000 है, डिवाइड बाय करो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर आपका कितना हो जाएगा, 40,000। 40,000 ही आएगा आपका, नहीं 4,000 नंबर ऑफ शेयर आएगा, तो डिवाइड कर दो 4,000। आपका ईपीएस आ रहा है 26.25। लेकिन जब इसका ईपीएस निकालो तो देखो 1,50,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बताओ यहाँ कितना है, 1 लाख है, 1 लाख ने 10,000, तो आपका आ गया 15। ईपीएस देख रहे हो, इसका 15 आ रहा है, इसका 26.25 आ रहा है, क्योंकि इसने डेट से पैसा उठाया था। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पढ़ो, it refers to increase in profit earned by equity shareholder due to purchase of fixed financial charges like interest। तो यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा A to Z मैंने कॉन्सेप्ट आपका फॉलो किया। आप सिंपली क्या करोगे, इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस एक बार टिक कर लो, केस स्टडी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, केस स्टडी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक कीवर्ड्स यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। ठीक है, आपको बस मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, सिर्फ इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे करना है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।